लिए सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं। मिथ्स ना सिर्फ बच्चों में हैं बल्कि पेरेंट्स में भी हैं। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, यानी कि कोई भी छात्र है, किसी भी तरीके का अगर उसकी पर्सनालिटी को देखना है, पूरा का पूरा प्रोसेस लर्निंग का है, सीखने का है। अब ये है कि स्कूल में आप सीखते हैं या अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। वो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे मानते हैं कि शायद हम उन बच्चों की इतना अच्छी हमारी पढ़ाई या हमारा उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने समस्याओं को ग्राउंड लेवल पर अपने साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ में होते हुए देखा है। और अगर आप अपनी भाषा नहीं भी चेंज करना चाहते हैं, आप हिंदी माध्यम से भी तैयारी करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी माध्यम में भी आप अच्छा कर सकते हैं। लोग बच्चे करते भी अच्छा करते हैं। करियर गाइडेंस की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हाई स्कूल या इंटर और ग्रेजुएशन के दौरान सिविल सर्विसेज में आने के लिए किस प्रकार की रणनीतियाँ अपनानी चाहिए और जो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं उनको किस तरह से फेस करना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र कुमार मिश्र सर ने बीएससी एलएलबी बीएचयू से किया है और 2022 में सर को यूथ आइकॉनिक अवार्ड इन सिविल सर्विसेज एज अ मेंटर प्राप्त हुआ। तो वीरेंद्र कुमार सर, आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी अंडर ग्रेजुएशन है या अंडर इंटरमीडिएट हैं, तो उनको किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पे होनी चाहिए या उनको किस प्रकार के यहाँ पे मार्ग अपनाने चाहिए? देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं। मिथ्स ना सिर्फ बच्चों में हैं बल्कि पेरेंट्स में भी हैं और सिविल सर्विसेज को लेकर बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। बहुत ज़्यादा ये है जैसे कि बहुत तेज बच्चे इस फील्ड में अच्छा कर पाते हैं या उनका रिजल्ट अच्छा होता है। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि 10th 12th या ग्रेजुएशन किस लेवल पर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी चाहिए। देखिए, 10th तक की जो पढ़ाई होती है और 10th तक की पढ़ाई का जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनालिटी मेकिंग, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि 3 चीज़ें वहाँ पर बेसिक इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर ये 3 चीज़ें किसी भी बच्चे के अंदर एज एन स्किल के रूप में है तो ये चीज़ें होती हैं कि वो एक अच्छा पर्सनालिटी या एक सिविल सर्विसेज या एक ऐसा पर्सनालिटी जो सोसाइटी में कुछ अपनी चीज़ों को कर सकता है। और वो 3 बेसिक स्किल्स हैं कि बच्चे को 10th करने के बाद में रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, यानी कि कोई भी छात्र है, किसी भी तरीके का अगर उसकी पर्सनालिटी को देखना है कि 10th के बाद में कितना अच्छा वो स्टूडेंट है, तो उसके अंदर ये 3 स्किल होनी चाहिए। रीडिंग, यानी कि जिस भाषा में उसने पढ़ाई की है उस भाषा में लिखी हुई किसी भी चीज़ को वो क्या कर सकता हो, पढ़ सकता हो। राइटिंग स्किल में कि जिस भाषा में उसने पढ़ाई की है उस भाषा में वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकता हो, लिख सकता हो। और सेम चीज़ है कि वो अपनी भाषा में किसी भी चीज़ को क्या कर सकता हो, एक्सप्रेस कर सकता हो या बोल सकता हो। तो 10th तक के जो पढ़ाई होती है, 10th तक की पढ़ाई होती है, अमूमन उनका ऑब्जेक्टिव किसी भी मीडियम या किसी भी बोर्ड का ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो
रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल बच्चे के अंदर है, तो मुझे बेहतर लगता होना है कि वो एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा वहाँ पर चीज़ें सर मैं बन चुका है। यहाँ हाँ। पे एक बात ये भी करना चाहूँगा कि हम्म। जो हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, खासकर जो ग्रामीण परिदृश्य या ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा या हाईटेक इस तरह की चीज़ें वहाँ पे रहती हैं कि यहाँ पे बहुत सी स्किल्स सिखाई जाती हैं। और ज़्यादातर कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देखता हूँ कि उनका होता है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, हाई मार्किंग जो गेनिंग है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर वो लोग चलते हैं। कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है। और वहीं सिविल सर्विसेज की अगर बात करूँ तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा रहता है। तो इन चुनौतियों का समाधान किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इवन इस तरीके के क्वेश्चंस आने चाहिए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एक शो कॉल्ड एक लोगों के बीच में मिथ बना हुआ है कि आपकी पढ़ाई स्किल बेस्ड या इस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, होता क्या है कि पूरा का पूरा प्रोसेस लर्निंग का है, सीखने का है। अब ये है कि स्कूल में आप सीखते हैं या अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। भारत गांव का देश कहा जाता है। भारत के बारे में है कि यहाँ पर 70 to 75% जो पॉपुलेशन होती है वो गांव में रहती है। तो अगर कोई रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है तो जाहिर सी बात है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, आसपास की चीज़ों को और आसपास की समस्याओं को बहुत संवेदनशीलता से देखता है। अब अगर किसी भी बच्चे को ड्यूरिंग उसके पढ़ाई के ड्यूरेशन में उसके आसपास का एनवायरनमेंट इस तरीके से है तो आप समझ सकते हैं कि उसे भारत के बारे में या भारत की समस्याओं के बारे में एक ठीक ठाक समझ हो गई है। हाँ, हो गई है। समस्याओं को जैसे हम देखते हैं कि रूरल लेवल पर, हाँ, एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे या आवास, एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी विषयों पर, तो उसकी जो संवेदनशीलता होती है वो उससे एक टचिंग होती है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि सिविल सर्विसेज में ये फेवर कैसे करेगा। सिविल सर्विसेज में फेवर जब वही बच्चा 12th करने के बाद में या ग्रेजुएशन करने के बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी में आते हैं तो एक स्कूलिंग की पढ़ाई हुई है, जैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ वहाँ पर स्किल बेस या इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया है। और कई लोग मानते हैं या फिर वो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे मानते हैं कि शायद हम उन बच्चों की इतना अच्छी हमारी पढ़ाई या हमारा उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो उन्हें लगता है कि वो शायद ऐसे बच्चों से जो शायद बड़े-बड़े स्कूलों में या इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े उनसे वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। देखिए, हर सिक्के का दो पहलू हैं। अगर आप बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं या क्या कहते हैं किसी प्राइवेट स्कूल्स में, बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हैं, उसका भी एक बेनिफिट पर्सनालिटी में होता है। लेकिन इसका ये मतलब, ये कतई मतलब नहीं है कि रूरल बैकग्राउंड का कोई बच्चा है तो उसको बेनिफिट नहीं है। देखिए, दोनों बच्चों का जो एनवायरनमेंट है सीखने का वो अलग अलग है। एक जगह एक ऐसे स्कूल्स में या जो क्या कहते हैं जिनकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है वहाँ स्कूल्स में वो एनवायरनमेंट सिखाए जाते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए बच्चों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है, एजुकेशनल टूर कराए जाते हैं जो शो कॉल्ड बड़े स्कूल्स होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें ऑलरेडी वो अपने आसपास के माहौल में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, सहन भी कर रहे हैं। हाँ, देख भी रहे हैं, सहन भी कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो दोनों लोगों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो लगभग क्या है, सेम प्लेटफॉर्म पे बन रहा है, जहां पर मैं बात कर सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लेवल। अब ये है कि उन्होंने उसको क्लासरूम में सीखा है और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है, देखा है, ग्राउंड लेवल पर उन चीजों को देखा है। अब इस चीज को आप अपनी तैयारी में कैसे इसको इनकलकेट कर सकते हैं, इसको आप जो सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है, जो उसका सिलेबस है, उससे कैसे वहां पर इसको जोड़ सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि यूपी और बिहार या एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे प्रदेशों के जो छात्र हैं वो सिविल सर्विसेज में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, खासकर रूरल बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समस्याओं को किताबों में नहीं पढ़ा है, उन्होंने समस्याओं को ग्राउंड लेवल पर अपने साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ में होते हुए देखा है। जो हम किताबों में सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं, वहाँ पर इन बच्चों ने या रूरल बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं उन्होंने अपने लाइफ को जीते हुए ऐसे सवालों के या ऐसी समस्याओं के प्रश्नों को क्या किया है, उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश की है। और जितना संसाधन है
उतने ही संसाधन में उसके उत्तर को ढूंढने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें अच्छे स्कूल्स नहीं मिले तो ठीक है, मिलना चाहिए, नेचर ने उनको हाँ, सिखाया है। लेकिन हाँ, प्रकृति ने, ग्रामीण ने उनको ये बात जरूर सिखाई है और ये कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में उनको हेल्पफुल करता है। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा जब भी रिजल्ट आता है सिविल सर्विसेज का, चाहे खासकर यूपीएससी की अगर बात करें तो वहाँ पे ये आता है कि ज़्यादातर जो सफल बच्चे होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं और हिंदी मीडियम का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है, कहीं ये अक्सर एक मुद्दा बनता है। तो क्या बात सच में इसमें दोनों में रिजल्ट को लेकर ये जो एक चीज़ है वो सही है, या ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, या हिंदी मीडियम के बच्चों को कहीं ना कहीं यहाँ पे हानि की दिशा में जाना पड़ता है? देखिए, तथ्यात्मक रूप से अगर फैक्ट के रूप में देखें तो आजकल जो बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है या पिछले 20-25 सालों में, वो इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है। तो फैक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इस एग्ज़ाम में भी अंग्रेजी माध्यम के छात्र ज़्यादा आ रहे हैं, सो उनका रिजल्ट ज़्यादा दिख रहा है। एक रीज़न तो ये भी है। दूसरा जो रीज़न है कि अंग्रेजी माध्यम में जो सिलेक्शन है वहाँ पे माध्यम या भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी माध्यम में थोड़ा सा, चूँकि ये एग्ज़ाम आंसर राइटिंग बेस है, उत्तर लेखन बेस है, जहाँ पर आपको नॉलेज के साथ-साथ में अपने राइटिंग स्किल को भी वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। कहीं न कहीं हिंदी माध्यम में जो शब्दों का चयन है, जो भाषा शैली है, जो वर्ड्स हम अपने क्या कहते हैं, अपने आम बोलचाल की क्या कहते हैं ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो उसका भी प्रभाव हिंदी माध्यम की कॉपियों में दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सुधारा नहीं जा सकता है। अगर हिंदी माध्यम की भाषा शैली अच्छी है, अगर अपने ही भाषा में वो अच्छे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, अगर उनकी लेखन शैली अच्छी है, तो क्या कहते हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि 2021 में रवि सिहाग का रिजल्ट 18वीं रैंक है। इससे पहले निशांत जैन का रिजल्ट आया है, जो मतलब हिंदी माध्यम में तो लगभग उनकी 14वीं रैंक है। तो ऐसा नहीं है, हिंदी माध्यम के भी रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, लेखन शैली पर हिंदी माध्यम को थोड़ा सा ध्यान देना होगा शब्दों के आधार पे। तो इसी पर प्रश्न मेरा था कि वो स्टूडेंट्स जो हाई स्कूल में हैं या इंटर में हैं और हिंदी मीडियम से, क्या उनको अपना जो मीडियम है उनका क्या बदलना चाहिए, या वो हिंदी मीडियम से ही जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं? ठीक है, देखिए, अगर 10th तक उन्होंने पढ़ाई की है, देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारा मदर टंग है, तो हम तो बाय बर्थ हमें ये सीखा है और हम इससे दूर नहीं हो सकते। दूसरा चीज़ है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हमारी सीखने की भाषा है, इवन आप कहें वो हमारे काम करने की भाषा है। तो अगर कोई स्टूडेंट 10th में है तो अभी तो वो पढ़ ही रहा है, अभी तो उसके सीखने की ही मतलब चीज़ें चल रही हैं। अभी वो 12th करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, और किसी भी भाषा को सीखने के लिए 1 साल का 6 महीने का टाइम जो है वो पर्याप्त है। तो अगर 10th में कोई स्टूडेंट है, और जाहिर सी बात है कि भारत का जो डाइवर्सिटी है स्टेट वाइज, ठीक है, भाषा वाइज यहाँ पर बहुत सारा क्या कहते हैं विविधताएं हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी एक ओन लैंग्वेज है। तो अगर आप ऐसे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो अखिल भारतीय है, ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो वहाँ पर जो एक जनरल जो बोलचाल की भाषा होगी, मुझे लगता है कि वो इंग्लिश में आसानी होगी। तो अगर आप 10th में हैं और अगर आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो इंग्लिश में माध्यम में आप अपनी भाषा शैली को रख सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में पर्याप्त टाइम है। सही डिसीजन होगा। हाँ, ये सही डिसीजन होगा। और अगर आप अपनी भाषा नहीं भी चेंज करना चाहते हैं, आप हिंदी माध्यम से भी तैयारी करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी माध्यम में भी आप अच्छा कर सकते हैं। लोग बच्चे करते भी अच्छा करते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि जो हाई स्कूल या इंटर में है, कहीं ना कहीं जो स्ट्रीम को लेकर एक यहाँ पे बात की जाती है कि साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, आर्ट साइड के बच्चों को उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये जो तथ्य है वो कहाँ तक सही है, और क्या वाकई में साइंस साइड के स्टूडेंट्स को ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है? देखिए, 10th तक की पढ़ाई लगभग जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है, 10th तक की पढ़ाई में साइंस आर्ट सब एक साथ आ जाता है इंटर के बाद। हाँ, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि साइंस सब्जेक्ट, विज्ञान विषय,
और एक होता है साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर की बात संविधान में भी की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी की गई है। और साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये होता है कि किसी भी बात को एनालाइज करना, लॉजिकली उस पर सोचना, तर्क रूप से सोचना, उस पर तर्क करना, उसके पक्ष विपक्ष साइड और इन सारी पहलुओं को देखना। होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, ठीक है। तो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये है कि किसी भी विषय को, किसी भी इवेंट को देखने का एक नजरिया। तो साइंटिफिक टेम्पर से या साइंस विषय को पढ़ने से एक तरीके से आपके अंदर ये एक क्या कहते हैं एटीट्यूड जनरेट होता है। तो मैं किसी भी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि 10th तक तो आप साइंस, मैथ और सोशल साइंस वो आप अच्छे से पढ़िए। हाँ, 11th से जब आपको बेसिकली स्ट्रीम चेंज करना हो, देन आप क्योंकि क्या कहते हैं 11th के बाद की जो पढ़ाई होती है वो आपके करियर डायरेक्शन पे होता है। और जो 11th-12th की पढ़ाई होती है, और 12th के बाद में जो आपकी पढ़ाई होती है वो आपकी सोसाइटी के स्टेटस को शो करता है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना है तो आपको वहाँ पर फिर मैथमेटिक्स 11th में या 12th में वहाँ पर रखना है, या अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 11th-12th में आप वहाँ पर बायो रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से मतलब 11th-12th में कोई भी स्ट्रीम जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप किसी भी स्ट्रीम के साथ में जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में अच्छी बात यह है कि किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट वो सिविल सर्विसेज में कम्पीट कर सकता है। वहाँ पर सभी स्ट्रीम में मतलब आपने ग्रेजुएशन किसी भी विषय के साथ में किया हो, किसी भी कोर्स के साथ किया हो, सभी स्ट्रीम के बच्चे सिविल सर्विसेज में अच्छा कर सकते हैं। बराबर कर, हाँ, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। दूसरा सर, कहीं ना कहीं ये भी है कि जो ग्रेजुएशन में है, अभी अंडर ग्रेजुएट हैं और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं, तो एक साथ दोनों की तैयारी करना कहाँ तक उचित है? क्या इसमें ग्रेजुएशन को भी फायदा होगा, एक दूसरे के पूरक के रूप में आप देखते हैं क्या? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिविल सर्विसेज की तैयारी केवल एक एग्जाम की तैयारी नहीं है। सिविल सर्विसेज की तैयारी ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की तैयारी है। ये एक पर्सनालिटी मेकिंग मतलब सिलेबस है, जहाँ पर ना सिर्फ आपको विषयों का ज्ञान होता है, ना सिर्फ आपको अपने देश के बेसिक और सही मुद्दों की समझ होती है, देश के बारे में या देश के लोगों के बारे में, देश के समाज के बारे में आपकी एक अच्छी समझ होती है, बल्कि आप खुद में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, खुद में आपका जो व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावशाली होता है कि आप अपने लाइफ में कुछ भी करने की मादा रखते हैं या कुछ भी रखने की क्षमता रखते हैं। दूसरा बात यह है कि सिविल सर्विसेज की जो बेसिक एलिजिबिलिटी है कि कौन से छात्र सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, तो वहाँ पर दो ही योग्यता दी हुई है। एक तो ये है कि उनकी उम्र 21 साल की होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी मतलब स्नातक की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण कर ली हो। अब अगर 21 साल में आईएएस अगर बनना है तो आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी 21 साल से पहले होनी चाहिए। हाँ, 21 साल से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ में वो एग्जाम को कंपीट करने की सिचुएशन में हो, एग्जाम को निकालने की सिचुएशन में। तो जाहिर सी बात है कि सिविल सर्विसेज की जो सबसे बेहतर समय है तैयारी करने की वो आफ्टर 12th और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन के दौरान ही और 12th के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का सबसे आदर्श समय है, और इन्हीं मतलब ग्रेजुएशन के टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए कि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आप ऐसे एग्जाम में अपीयर होइए और सक्सेस होइए। तो सर, ग्रेजुएशन के दौरान एक स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो उसकी रणनीतियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, और सपोज दैट सर अगर वो साइंस बैकग्राउंड से है तो उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और आर्ट बैकग्राउंड से है तो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे कि वो आप अगर हम साइंस साइड बैकग्राउंड की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट मिलेंगे, और ग्रेजुएशन में हो सकता है हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इस प्रकार के सब्जेक्ट हो सकते हैं। और अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में अगर बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एक अहम रोल अदा करते हैं ये सब। तो दोनों की रणनीतियाँ ग्रेजुएशन में क्या होनी चाहिए? देखिए, मैंने आपसे कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी दो चीज़ें वहाँ पर
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग विषय की समझ, नॉलेज, किसी बच्चे के अंदर नॉलेज स्किल बढ़ेगा। और दूसरा होता है कि पर्सनैलिटी मेकिंग, और पर्सनैलिटी मेकिंग में तीन तरीके की पर्सनैलिटी स्किल एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए। उनके अंदर रीडिंग स्किल होना चाहिए, उनके अंदर राइटिंग स्किल होना चाहिए और स्पीकिंग स्किल। तो बेसिकली जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं या आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि विषय की समझ के साथ साथ में आपके पर्सनैलिटी का बनना। तो सिविल सर्विसेज क्या करता है कि आपके ग्रेजुएशन की पढ़ाई में आपके इस बेसिक स्किल्स को भी और इनबिल्ड कर देता है, निखार देता है। यस, जैसे आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्किल। आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव, यानी कि राइटिंग स्किल बेस ज़्यादा होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आप ग्रेजुएशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो आपके आंसर राइटिंग स्किल को भी और इम्प्रूव कर देगा। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी मेकिंग, इन सब चीज़ों को लेकर भी वो यहाँ पर एक अच्छा आपको वहाँ पर क्या कहते हैं सपोर्ट करता है। रही बात जो आपने कहा कि साइंस बैकग्राउंड या आर्ट बैकग्राउंड, देखिए किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं, हर स्ट्रीम का अपना अपना एक बेनिफिट इस तैयारी के साथ में है सिविल सर्विसेज में। जैसे बहुत सारे, अब जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक विषय है, इन्वायरमेंट एक टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है, या ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन जो मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के जो पोर्शंस हैं, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं साइंस बैकग्राउंड को क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। साइंस भी आता हुआ है। हाँ, बात यस, और मतलब साइंस वहाँ पे सिलेबस है। दूसरा, आप देखें कि जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं उनको हिस्ट्री या इंडियन सोसाइटी या इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो वहाँ पर फेवर कर रहे हैं। इकोनॉमी का है तो वो कहीं ना कहीं कॉमर्स और इन सब स्टूडेंट्स के क्या कहते हैं स्ट्रीम के बच्चों को क्या कहते हैं फेवर कर रहे हैं। सो इसीलिए कहा गया ना कि सिविल सर्विसेज एक होलिस्टिक इंडिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वहाँ पर क्या है, एक ऑफिसर्स का सिलेक्शन है। तो जाहिर सी बात है, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, और चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या फिर आपका हो सकता है लॉ बैकग्राउंड से हो, सबके लिए ये सिलेबस या इस तरीके का जो मतलब सिविल सर्विसेज का सिलेबस है वो बेनिफिट करता है। सर, दूसरा जो ग्रेजुएशन के द्वारा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपने कहा कि रणनीतियों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि माध्यम क्या होना चाहिए। ग्रेजुएशन के दौरान कोचिंग संस्थान होने चाहिए, ऑनलाइन कोर्सेस होने चाहिए, या किसी पर्सनल गाइडेंस में जाके वो इस प्रकार की अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन से माध्यम है उनके लिए कि वो ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेंटोरशिप या गाइडेंस, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपने क्रिकेट के भगवान को देखा है। क्रिकेट के भगवान जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जाहिर सी बात है कि आज वो अपने खेल के और जिस खेल में वो खेल रहे हैं उसके वो गॉड कहे जाते हैं। लेकिन उनको भी कोच की ज़रूरत पड़ी थी, उस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी थी कई मायनों में। जैसे जो सुनने में जो लोग वहाँ पर जो उनके बारे में बात की जाती है कि वो बॉलर बनना चाहते थे, या कई बार ये भी सुनने में आता है कि वो बचपन में क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड या उस तरीके से चीज़ें नहीं थी। तो उनके लाइफ में जो उनके जीवन में रमाकांत आचरेकर की जो भूमिका है, जो उनके गुरु हैं, जिन्होंने उनको मेंटोरशिप दी। तो दो बातें अब यहाँ से तय हैं। एक तो ये है कि एक बच्चे के अंदर नेचुरल कोई योग्यता है, ठीक है। दूसरा ये बात है कि उस योग्यता को सक्सेस तक पहुंचाने का या गाइडेंस करने का जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक गुरु, एक मेंटोर, एक कोच की भूमिका में चीजें होती हैं। सिविल सर्विसेज एक पर्सनालिटी मेकिंग एग्जाम है। वहाँ पर एक व्यक्तित्व को देखा जाता है, और व्यक्तित्व में इंसान का नजरिया बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, किताबों में सिर्फ आप तथ्य को देखकर जान सकते हैं, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, लेकिन जो एक नजरिया होना चाहिए किसी भी इवेंट को देखने का, वो वहाँ पर मुझे लगता है सिविल सर्विसेज में एक मार्गदर्शक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी जो आंसर राइटिंग है, उत्तर लेखन है, किसी बात को देखने की चीजें हैं, तो वहाँ पर एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है इस तैयारी में। तो ये मंच कहाँ पे, मतलब जो ये मीडियम है, माध्यम है, वो कहाँ से स्टूडेंट्स को प्राप्त हो सकता है? देखिए, अगर मैं सबसे पहला अगर आपको बताऊं कि सबसे पहला माध्यम क्या है, तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है
आज तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, मतलब जैसे हम लोग बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं, तो हाँ, तो बहुत सारे सेलेक्टेड मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने खुद अपने या उनके इंटरव्यूज़ हैं, उनके वीडियोज़ हैं, वहाँ से किसी भी स्टूडेंट को एक ठीक-ठाक समझ में आ जाएगी कि हाँ, सिविल सर्विसेज के लिए चीज़ें क्या हैं, ध्यान देना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर इंडिया जो सिविल सर्विसेज के गाइडेंस में या इस तरीके के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, मैं खुद 12-13 सालों से बच्चों के साथ में हूँ, उनकी तैयारी को लेकर वहाँ पे हैं। अब तो ऑनलाइन माध्यम में भी आ गए हैं, तो जैसे जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो रीजनल वहाँ पर हैं, जो बड़े-बड़े शहरों में दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद जैसे शहरों में नहीं आ सकते हैं, तो वो ऑनलाइन मतलब वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में, तैयारी के क्षेत्र में, और बच्चों को ज़रूर इसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए, जहाँ तक जो मेरी समझ है। सर, अभी तक अगर हम यूपीएससी की बात करें तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शनल के तौर पर भी बहुत सी चीज़ें रखी जाती हैं। ऑप्शनल के तौर पर कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, किन सब्जेक्ट को चुनाव करना चाहिए, तो ग्रेजुएशन को देखते हुए कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क दिला सकते हैं? देखिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, आप आईआईटी, बीटेक, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी पढ़ाई करिए वहाँ पर। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, बीएससी कर रहे हैं या एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर अपना वो तैयारी करिए, और उसके साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी। अब सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल जो है वो मेंस का विषय है, और उस ऑप्शनल को लेकर कई बार मतलब कन्फ्यूजन्स होते हैं कि कौन से विषय रखे जाने चाहिए, कौन से विषय नहीं रखे जाने चाहिए। ऑप्शनल के लिए 2-3 बातें मतलब इम्पोर्टेंट हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो भी विषय आप ऑप्शनल में रखें उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए। दूसरा, ये भी आपको देखना है कि ऑप्शनल का और चूंकि जीएस के पेपर जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, उन दोनों में ओवरलैपिंग कितना है। अब जैसे ज्योग्राफी के बारे में मैं बात करूँ, ज्योग्राफी साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को एक फेवरेबल सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी के मेजर सेगमेंट्स जीएस में आते हैं। तो अगर कोई छात्र ज्योग्राफी ऑप्शनल को रखता है तो उसको कहीं ना कहीं जीएस में भी बेनिफिट मिलता है। तो एक छात्र को इंटरेस्ट के साथ साथ में ये भी देखना है कि जीएस में उसको कितना वहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। इससे क्या होगा कि आप एक ही सब्जेक्ट्स के साथ में मैक्सिमम नंबर गेन करने की सिचुएशन में रहेंगे। तीसरा ये है कि उसके जो सोर्स मटेरियल हैं, उस भाषा में, जिस भाषा में आप दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सोर्स मटेरियल उपलब्ध है कि नहीं है, गाइडेंस उसका उपलब्ध है कि नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको एक अच्छे एक्सपर्ट टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो मोटा-मोटा 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है ऑप्शनल के लिए। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जीएस पेपर के साथ में उसकी ओवरलैपिंग कितनी है, कितना वो आपको जीएस पेपर में बेनिफिट कर सकता है, गाइडेंस कितना है, सोर्स मटेरियल या लास्ट 3 to 4 ईयर्स उसका जो सिलेक्शन के जो मार्क्स हैं वो कितना वहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शनल पेपर का चयन कर सकते हैं। सर, जहाँ तक देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन मतलब जो ऑप्शनल के तौर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इस प्रकार के सब्जेक्ट चुनते हैं। साइंस का जो सब्जेक्ट है, बायोलॉजी या इस प्रकार की जो मैथ हैं, तो साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको वो अगर इस प्रकार के सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि टीचर या मेंटर की बात करें। देखिए, ह्यूमैनिटीज, हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है जी, तो वो किस तरह से होगा? जी, ह्यूमैनिटीज़ का मतलब का कोई अगर स्टूडेंट है और ह्यूमैनिटीज़ की वो सब्जेक्ट अगर वो मतलब ग्रेजुएशन में चुनते हैं तो उन्हें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने पहले से उसको ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में पढ़ रखा है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, अगर वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेते हैं तो उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि साइंस का अगर कोई स्टूडेंट है, साइंस बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट है और उसने 12th के बाद भी अगर साइंस बैकग्राउंड रखा हुआ है, जैसे उन्होंने चाहे आईआईटी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या बीएससी या एमबीबीएस वगैरह कर रहे हैं, तो साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास में एक साइंटिफिक टेम्पर ऑलरेडी होता है, उनके कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, उनका एक एटीट्यूड साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक होने का मतलब ये है कि किसी भी विषय को सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, हाँ, ये उनके अंदर एक इनहेरेंट क्षमता होती है। और इसी वजह से जब साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज के किसी सब्जेक्ट को पिक करता है
तो वो उसमें उसी स्किल को जो अभी तक उन्होंने सीखा है उसी स्किल को वैज्ञानिक के साथ दृष्टिकोण में, को सामने यस करने यस, की कोशिश कर वो रहे साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ में उस विषय को देखते हैं। और इसलिए साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट जहाँ तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो ह्यूमैनिटीज में और अच्छा करते हैं। जैसा सर आपने शुरुआत में कहा था कि जो भारत है वो गाँवों में बसता है। हैं। अगर आपने दूसरी बात करें वहीं जो दूसरा पहलू ये आपने कहा कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है वो ग्रेजुएशन के बाद इंटर के बाद स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इंटर की बात करें तो लगभग 3 सालों का समय है। इस 3 साल में एक बड़ा आर्थिक बोझ कहीं ना कहीं अब खर्चे के रूप में अगर हम देखें तो रहता है। तो जो दूर दराज के छात्र आते हैं और इतना बर्डन कहीं ना कहीं, अगर जो कोचिंग की बात करें तो बड़ा कहीं ना कहीं फीस बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जी जी। तो इसका समाधान किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, व्यवहारिक रूप से जो आपने ये प्रश्न पूछा है ये मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम है, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आपका सपना है आईएएस बनना है तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी तैयारी को या अपनी जो पढ़ाई है उसको इस तरफ रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंटर के बाद में अगर कोई भी छात्र तैयारी करना चाह रहा है तो गाइडेंस के रूप में जो भी संस्थानें इसमें गाइडेंस दे रही हैं वो अमूमन स्कॉलरशिप टेस्ट या एंट्रेंस एग्ज़ाम या इस तरीके के प्रोग्राम चलाते हैं जहाँ पर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र को स्कॉलरशिप या इस तरीके से बेनिफिट्स उन्हें देती है। तो इस क्या कहते हैं प्रोग्राम के जरिए या ऐसे प्रोग्राम के जरिए वो एक तरीके से अपनी तैयारी को सही तरीके से कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं और अपनी वो ग्रेजुएशन की तैयारी वहीं से करते हैं। और इस पहलू से अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो उनका शहरों की तरफ पलायन करना या शहरों में आकर रहना एक 3 सालों तक चुनौतीपूर्ण साबित होगा। ठीक है, कोचिंग संस्थान तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कर देंगी, बट इतना रहने का जो खर्चा है वो किस तरह से। और देखिए, अब ये बात आपकी सही है। अब तो चूंकि ऑनलाइन माध्यम में अब पढ़ाई लगभग स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी करना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, सही होगा। वो अपने घर पर या जिस भी जगह से वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अपने होम टाउन से, तो वहाँ से वो ऑनलाइन क्या कहते हैं जो एजुकेशन है, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से लास्ट ईयर में वो तैयारी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर नहीं, वो फर्स्ट ईयर से भी तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग संस्थान अगर उनको भी लगता है कि कोचिंग में मुझे जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं कि जैसे अगर 12th के बाद में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, शुरू के 2 सालों में या 2.5 सालों तक वो ऑनलाइन माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, फिर लास्ट मिनट में जिस साल उन्हें टारगेट ईयर में क्या कहते हैं एग्जाम देना हो उस ईयर वो आ सकते हैं। ये भी एक अप्रोच वहाँ पर रखा जा सकता है, ये भी एक सही तरीका है। सर, एक और ये है कि सिविल सर्विस में ग्रेजुएशन के बाद जो अपनी तैयारी एक लंबा समय कभी बहुत से स्टूडेंट्स को लग जाता है, 3 साल 4 साल या 5 साल। तो इसमें कहीं ना कहीं करियर को लेकर एक इनसिक्योरिटी पैदा होना शुरू है। 3 साल के बाद 4 साल के बाद कि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, फिर एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि अब क्या भविष्य होना चाहिए। तो क्या ग्रेजुएशन के साथ या ग्रेजुएशन के बाद की बात करें तो उस ग्रेजुएशन के बाद में उनका क्या रणनीति होनी चाहिए या कौन से करियर ऑप्शंस को लेकर उनको चलना चाहिए, ताकि अगर भविष्य में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स सामने ना तो उसका समाधान। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे का बी प्लान क्या होना चाहिए अगर मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अब मतलब बी प्लान लेकर चलना पड़ेगा। और बी प्लान का मतलब ये है क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और फिर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप एक अच्छा खासा समय इस तरफ देने जा रहे हैं, क्योंकि अमूमन 1.5 से 2 साल 2.5 साल आपकी तैयारी का टाइम पीरियड होता है। फिर एक जनरल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 6 अटेम्प्ट उसके पास में होते हैं, और एक बार अगर आपने 2.5-3 साल अच्छे से तैयारी कर ली तो आप वो 6 अटेम्प्ट देंगे। सिविल सर्विसेज में ये होता है कि आप वो 6 अटेम्प्ट देंगे। इसका मतलब है लगभग अगर मैं बात करूं बी प्लान की, तो बी प्लान वहां से स्टार्ट होगा जहां पर आपका सिविल सर्विसेज में करियर नहीं बनता हुआ दिख रहा होगा।
तो एक जब 8-9 साल का एक टाइम पीरियड हो गया है और 8-9 साल में आपने एक अच्छा टाइम पीरियड दे दिया है, देखा जाता है तब बहुत तक देर हो चुकी है। हाँ, एज आपका बहुत ज़्यादा वहाँ हो चुका होता है। दूसरा, इस फील्ड की आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो चुकी होती है। तो ऐसा क्या करियर प्लान किया जाए जिससे कि अगर सिविल सर्विसेज में अगर हम उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं या हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आते, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और अटेम्प्ट दे रहे हैं, इसी बीच में आपको अपने मतलब एकेडमिक्स में अच्छा करना है। एकेडमिक्स में अच्छा करने का मतलब ये है कि आप ग्रेजुएशन, मास्टर और रिसर्च की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में आप मास्टर कर सकते हैं और मास्टर के बाद में आप नेट JRF या इस तरीके के फील्ड में जा सकते हैं, जो बहुत अच्छा है और बहुत कनेक्टिंग भी है। क्योंकि नेट JRF का जो क्वेश्चन मॉडल है, जो पेपर है और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दोनों लगभग सेम होंगे। तो स्टूडेंट्स अमूमन इसको बहुत आसानी से क्रैक कर देते हैं, JRF के एग्जाम्स को या नेट के एग्जाम्स को। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में एक अच्छा अपना फ्यूचर बी प्लान वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि एक तो ये आपके पास में ऑप्शन है, दूसरा कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में इंडिया की जो नॉलेज है, जो समझ है, वो बहुत बेहतर है। आपके को भारत को देखने का जो नज़रिया है, उसकी समस्याओं को जो मतलब समझने का जो आपका एटीट्यूड है, वो दूसरों से अलग है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर जैसे मास कम्युनिकेशन है, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब न्यूज़ एंकर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब सिविल सर्विसेज में जिनका करियर नहीं अच्छा हुआ, लेकिन आज एंकरिंग के फील्ड में या न्यूज़ क्या कहते हैं, डिजिटल मीडिया के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। राइटिंग स्किल यानी कि आप बुक या इन सब चीज़ों में कर सकते हैं। उसके बाद में आप MBA जैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड आपका जो वहाँ से जनरेट होता है, किसकी जनरेट होती है, ग्रेजुएशन के बाद से ही इसको लेकर हाँ, लॉ आप कर सकते हैं। तो वेरियस मतलब इवन आप सोचिए कि अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करें, तो जितने भी स्टेट PCS के एग्जाम्स हैं, ठीक है, वहाँ पर आप दे सकते हैं। स्टेट PCS में भी ऑफिसर्स रैंक की और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं, लाइक दैट की लोअर PCS के एग्जाम्स होते हैं या क्या कहते हैं RO के एग्जाम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो क्या कहते हैं, आपका करियर मतलब सक्सेस, अगर रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है तो सब आगे आपको प्रॉब्लम होगी। आपके पास में ढेरों ऑप्शंस हैं। इवन मैं आपसे कहूँ एक लाइन में अगर अपनी बात, कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बाद में असफल लोगों को मैंने देखा है, लेकिन मैंने किसी से ये कहते हुए नहीं सुना है आज तक अपनी लाइफ में कि मैंने IAS की तैयारी करके गलती कर दी। ये मैंने आज तक कभी किसी से नहीं सुना है। तो इसका मतलब है कि इस एग्जाम की तैयारी में ऐसा तो कुछ है जो आपको आपकी लाइफ में पीछे मुड़ने नहीं दे। एक बेहतरीन इंसान, हाँ, ठीक है, आपको दूसरों से बेहतर समझ, बेहतर सारी चीजें मतलब बनाने की क्षमता है इस एग्जाम की तैयारी। मुझे मतलब मैं अगर मैं दर्शकों की बात करूं, आपके दर्शकों की बात करूं, तो मैं तो सभी बच्चों से, छात्रों से और सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप IAS बनने का आपका सपना हो या ना हो, लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी एक बार आपको ज़रूर करनी चाहिए। और ये जो आपकी तैयारी होनी चाहिए, ये आपकी तैयारी 12th से लेकर ग्रेजुएशन के बीच में होनी चाहिए। क्योंकि ये बात ये नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे IAS बन जाएंगे। बात ये है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी आपने कर लिया, आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके से हो जाएगी कि आप अपने लाइफ में या लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो सॉल्व जरूर करेंगे, फील्ड में जाएंगे, आप अच्छा करेंगे, निश्चित रूप से आप एकदम निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। सर, आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके क्वेश्चंस जो थे वो मुझे लग रहा था वैसे ही थे जैसे पिछले 10-12 सालों में मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, लेकिन यही है कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और मैं तो यही कहूँगा कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा करियर है, और अच्छे करियर की बात यह है कि आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। आपको खुद को, अगर आप खुद के बेसिस पर कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, वो सब कुछ है इस करियर में जो आप कर सकते हैं। ऑप्शन है, एकदम एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और आप सभी का भी धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी जानना है, कोई भी क्वेरीज हैं,
तो उनको आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।